दोस्तों, बारिश की वजह से पलट गया मुंबई और गुजरात का पूरा मैच। फिर बाद में गुजरात की टीम को जीतने के लिए एक ओवर में दिया गया 15 रनों का लक्ष्य। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर अंतिम ओवर में कौन सी टीम बनी चैंपियन? इस मुकाबले में खेले गए अंतिम ओवर का पूरा रोमांच हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह मुकाबला सिर्फ मुंबई और गुजरात के बीच एक मैच नहीं, बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की भी तगड़ी लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपना मजबूती दिखाने की कोशिश करेगी, तो वही गुजरात की टीम अपना पूरा दमखम इस मुकाबले को जीतने के लिए झोंक देगी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर उनको साई सुदर्शन के हाथों के पकड़वा कर मात्र 2 रन के स्कोर पर ही मुंबई की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। रियान को सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौटना पड़ा। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन ही बन पाया। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान की शुरुआती 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन ही मिल सका। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने दूसरे ओवर में 4 रन ही बनने दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार रोहित का विकेट चटकाने की फिराक में थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को दे दिया। लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 15 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे ओवर में अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। अरशद खान अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों के पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से गुजरात टाइटंस को रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। रोहित अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रन का योगदान देकर ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुंबई की टीम को मात्र 26 रन के स्कोर पर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे। लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरशद खान ने चौथे ओवर से सिर्फ 2 रन खर्च करके 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन नहीं बन पाया। 5वें ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए पर्पल के फोल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया।
लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर सूर्य कुमार ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वें गेंद पर सूर्य कुमार यादव के कैच आउट होने का चांस बना, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को बड़ा जीवन दान मिल गया, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। सिराज का यह ओवर गुजरात के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेज़ी से डान बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान के ओवर में विल जैक्स ने ऐसी तबाही मचाई कि अरशद खान के होश उड़ गए। 6वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरी और चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपने अंदाज में 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए और अरशद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर से अरशद ने 13 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से विल जैक्स चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। किशोर ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। सूर्य कुमार और विल जैक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ विल जैक्स अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर गुजरात के सारे रणनीतियों पर पानी फिर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की शुरुआती 4 गेंद पर सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन ही मिल सका। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 10वीं ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स गुजरात की टीम के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे, जिनको आउट करना गुजरात के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में मुंबई के कप्तान
हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया। बोल्ट की गेंद साईं सुदर्शन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने दूसरे ही गेंद पर साईं सुदर्शन को रियान रिकेल्टन के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साईं सुदर्शन अपने टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से गुजरात टाइटंस की टीम को मात्र 6 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन सका। गुजरात की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद को थमा दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। शुभमन गिल और जोश बटलर को 1-1 रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मिलकर तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही बटोर सके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 13 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की ज़रूरत थी। वहीं मुंबई की टीम भी लगातार विकेट की तलाश में थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट, जिनकी दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद बोल्ट ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और चौथे ऊपर से मात्र 6 रन ही खर्च किया। अभी तक के मुकाबले पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। जहां गुजरात के बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मुंबई के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से 5वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। शुभमन और जोस बटलर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ अपना विकेट बचा रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन बुमराह विकेट नहीं निकल सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन बन पाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गुजरात के दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था और मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से 6वें ऊपर से 8 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चहर की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी ओवर के अंतिम गेंद पर भी जोश बटलर ने जबरदस्त चौका लगाकर दीपक चाहर की जमकर कुटाई कर दी। दीपक चाहर का यह ओवर मुंबई के लिए काफी महंगा साबित हुआ। जहां मुंबई की टीम 1-1 रन बचा रही थी, वहां पर दीपक चाहर ने एक ही ओवर में 11 रन लुटा दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया, जहां पर जोस बटलर और शुभमन गिल जबरदस्त साझेदारी निभाते हुए गुजरात के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी जोस बटलर आउट हो गए। इसके बाद रदरफोर्ड और गिल ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी इस मैच में बारिश शुरू हो जाती है और काफी देर तक मुकाबला रुका रहता है। जब बारिश समाप्त हो तब तक काफी रात हो चुकी थी और यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम को डीएलएस मेथड के तहत एक ओवर में 15 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया। अंतिम ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से राहुल तेवतिया और गेराल्ड कोएट्जी बल्लेबाजी कर रहे थे।
वही इस अंतिम ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर पर भरोसा जताते हुए गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं कि आखिर इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने जबरदस्त चौका लगा दिया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक गेराल्ड कोएट्जी को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गेराल्ड कोएट्जी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई की टीम में टहलका मचा दिया। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 4 रन की ज़रूरत थी। चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन ही मिल सका, लेकिन वह नो बॉल चली गई। इसी के साथ गुजरात को एक एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा बॉल भी मिल गई। अब गुजरात को जीत के लिए 3 गेंद पर 2 रन की ज़रूरत है। राहुल तेवतिया फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाए और उनको सिर्फ 1 रन ही मिल सका। इसके बाद 5वें गेंद पर गेराल्ड कोएट्जी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। यहाँ से गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 1 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी। जहां अंतिम गेंद पर शाहरुख खान 1 रन के लिए दौड़े, रन आउट का पूरा चांस था, लेकिन हार्दिक पांड्या का थ्रो स्टंप पर नहीं लग पाया और इसी के साथ गुजरात टाइटंस की टीम मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराकर कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गुजरात टाइटंस की टीम ने मुंबई को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 2 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह तीनों के तीनों भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और उनमें जीतकर वो अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाज़ा नहीं खुला है। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 6 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं, तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है। वो भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो, लेकिन ये टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी यह दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जितना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसा हमने मुंबई के साथ देखा, उन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीतकर वापसी की है। अगर लखनऊ भी यही कारनामा कर दे तो प्ले-ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यह टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती हैं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने राजस्थान के खिलाफ 1 रन से बेहद रोमांचक जीत दर्ज की और खुद को प्ले-ऑफ की रेस में बनाए रखा। राजस्थान से जीत के साथ अब कोलकाता के 11 मुकाबलों में 5 जीत, 5 हार और एक 9 रिजल्ट रहा है।
कुल 11 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है। अब इनके सामने 3 मुकाबले बचे हैं और अगर वे तीनों जीत लेते हैं तो सीधे 17 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे, जिससे उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करना तय हो जाएगा। हालांकि अगर यह 3 में से सिर्फ 2 मैच जीतते हैं तब भी इनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और वे उस स्थिति में फ़ायदा उठा सकते हैं जब अन्य टीमें 14 या उससे कम पॉइंट्स पर अटक जाएं। हालांकि तब केकेआर को अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोलकाता के लिए सबसे सुरक्षित और साफ रास्ता यही है कि वे अपने बचे तीनों मैच जीतें और खुद को सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों की कतार में शामिल कर लें। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ ये टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास अधिकतम 19 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है, लेकिन अगर वे केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो प्लेऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है और हालात इनके पक्ष में भी लगते हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और यह मैच दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। 16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है और अगर मुंबई 2 मैच जीतती है तो उनका टॉप 2 में पहुंचना भी संभव हो जाएगा। मुंबई का अगला मैच पंजाब के खिलाफ है, जो प्लेऑफ की समीकरण को और भी रोचक बना देगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। पंजाब ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। कुल 15 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। पंजाब को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल एक और जीत की ज़रूरत है। उनके पास अब भी 3 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 16 से लेकर 20 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों ही टीमों की प्लेऑफ और टॉप 2 की लड़ाई को नई दिशा देगा। वहीं दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है। चैलेंजर ने अब तक 11 मुकाबलों में 8 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है। 16 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब बेंगलुरु के पास केवल 3 मुकाबले बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक भी जीत उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा देगी और अगर वे 2 मुकाबले जीतते हैं तो टॉप 2 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल इस टीम के पास बेहतरीन नेट रन रेट और संतुलित परफॉर्मेंस है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। अब उनका फोकस टॉप 2 में फिनिश करने पर होगा। पहले स्थान पर आती है गुजरात टाइटंस। गुजरात इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है। कुल 16 पॉइंट्स के साथ यह टीम पहले स्थान पर विराजमान है। इतिहास गवाह है कि 16 पॉइंट्स हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। इसी आधार पर गुजरात आईपीएल 2025 की पहली टीम बन चुकी है जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, भले ही आधिकारिक मुहर लगना बाकी हो। अब इनके सामने लक्ष्य है टॉप 2 में जगह बनाना, जिससे उन्हें क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिले। यदि वे अपने बचे 3 मुकाबलों में से 2 भी जीत जाते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बने रह सकते हैं। अब निगाहें टिकी हैं दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसी टीमों पर, जो अब भी अपनी किस्मत को खुद लिखने का हौसला रखती हैं। अगले कुछ दिन आईपीएल 2025 की सबसे दिलचस्प रेस बन चुके हैं। प्लेऑफ की रेस के नज़रिए से बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। ईडन गार्डन के मैदान पर प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह का आया ज़बरदस्त तूफान।
तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य ने अपना असली रूप दिखाते हुए ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने कराई कोलकाता की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? प्रियांश आर्य ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और पंजाब की टीम ने कोलकाता को कितने रनों का दिया लक्ष्य? प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक कैसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभ सिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभ सिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभ सिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया।
इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभसिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया। रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभ सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया। चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल को भेजा।
पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के। इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है, यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।